गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का 11th क्लास के उनका स्वागत है। और हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय संख्या जो हमारा 5वां चल रहा था विधायिका, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे संसद कानून कैसे बनाती है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि संसद का मुख्य कार्य जनता के लिए कानूनों का निर्माण करना होता है और प्रस्तावित कानून का प्रस्तावित जो कानून आ रहा है उसके प्रारूप को हम क्या कहते हैं, विधेयक। और मंत्री के अतिरिक्त कोई भी और सदस्य विधेयक को जो पेश करता है उसको निजी विधेयक कहते हैं। मंत्री के द्वारा प्रस्तुत विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं। और जो विधेयक जो कानून बनने की प्रक्रिया होती है वो विधेयक से शुरू होती है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मंत्रिमंडल स्वीकृति देगा। स्वीकृति देने के बाद में ही उस विधेयक का प्रारूप बनने का काम प्रारंभ होगा। और जब विधेयक का प्रारूप शुरू हो जाता है तो उससे संबंधित जिस मंत्रालय से संबंधित वो प्रारूप वो विधेयक है, जिस मंत्रालय से संबंधित वो विधेयक आ रहा है उसका प्रारूप वो मंत्रालय तैयार करेगा। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आगे आता है संसद के किसी भी सदन। अब बात आती है कि संसद के किसी भी, संसद के दो सदन है भाई। कौन कौन से दो सदन संसद के? ये हो गया संसद, इसके दो सदन हैं, लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। दोनों सदनों में से कोई सा भी सदन, देखो लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी सदस्य इस विधेयक को, दोनों सदनों में से, इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है या पेश कर सकता है। कि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य, लोकसभा का समझ ले चाहे राज्यसभा का, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी सदस्य इस विधेयक को पेश कर सकता है। कौन से विधेयक को? जो हम प्रस्तावित जो विधेयक ला रहे हैं जो कानून बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य भी प्रस्तुत करता है, राज्यसभा, इसमें दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त है। कि कहने का मतलब संसद के किसी भी सदन के द्वारा विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके अंदर यह नहीं कि लोकसभा प्रस्तुत करेगा या राज्यसभा पर, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य विधेयक को पेश कर सकता है। जिस विषय का विधेयक हो उस विषय से जुड़ा मंत्री अक्सर विधेयक हो, मान लो जिस विषय, शिक्षा से है कि महिला से है, बच्चों से है कि कृषि से है कि विधि से है कि या श्रम से है, जिससे भी है, जिस किसी से जिस विषय से जुड़ा हुआ है जो विधेयक है, उस विधेयक जो जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ विधेयक है उस विधेयक को प्रस्तुत कौन करेगा? उस विधेयक का जो मंत्री है। चिकित्सा से है तो चिकित्सा मंत्री, धन से है तो वित्त मंत्री, शिक्षा से है तो शिक्षा जो मानव संसाधन मंत्रालय, इस प्रकार से बच्चों से या महिलाओं से है तो बाल विकास मंत्री आ जाएगा। तो जिस विषय से जुड़ा हुआ मंत्री होता है वो मंत्री ही अक्सर विधेयक को पेश करता है। तो विधेयक को संसद में कौन पेश करता है? जिस विषय से संबंधित जो विधेयक है उस विधेयक का जो जिस विषय से संबंधित है विधेयक, उस विषय का जो मंत्री होता है वो मंत्री ही उस विधेयक को पेश करता है। किसी धन विधेयकों केवल लोकसभा में, इसके अलावा देखो एक बात और, सारे विधेयकों को चाहे वो शिक्षा से हो, चिकित्सा से हो, कृषि से हो, केवल एक बात ध्यान में रखनी है, इन सभी क्षेत्रों को, सभी विषयों को छोड़ करके एक धन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसको सदैव और सदैव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है किसको? धन विधेयक को। इसके अलावा जितने भी विधेयक हैं, चाहे शिक्षा, चिकित्सा, महिला और बाल विकास, खाद्य से संबंधित है, जो भी है, एनीवन जितने भी विधेयक हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब के विधेयकों को दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा, किसी भी सदन के सदस्य के द्वारा सदन के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। परंतु धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है हमारी। तो किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। और फिर जब लोकसभा में प्रस्तुत हो जाएगा तो उसको पारित होने के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। और राज्यसभा में क्या किया जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा विचार विमर्श किया जा सकता है। राज्यसभा उसको कुछ समय के लिए
क्या कर सकती है, उसके अंदर सुझाव दे सकती है सुधार के लिए। वो माने नहीं माने वो लोकसभा के ऊपर निर्भर है, अन्यथा नहीं भी भेजेगा वो तो 14 दिन के बाद में उसको स्वतः स्वीकार माना जाएगा लोकसभा के द्वारा। तो इसके अंदर राज्यसभा की शक्तियां गौण है, धन विधेयक के मामले में लोकसभा पावरफुल है। तो विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर, जो विधेयक है उनके ऊपर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। जो विधेयक होता है उसके ऊपर विचार विमर्श तो विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर, जो भी विधेयक है उसके ऊपर विचार विमर्श या मंथन होना अधिकतर संसद समितियों में होता है। संसदीय समितियों में होता है। कहने का मतलब जो विधेयक है उसके ऊपर विचार विमर्श कहाँ होता है भाई, संसदीय समितियों में। ये ध्यान में रखना है, कहाँ पर होता है, संसदीय समितियों में। समितियों ने जो सिफारिश की है उन सिफारिशों को कहाँ भेज दिया जाता है, सदन में भेज दिया जाता है। जिस सदन ने पेश किया उस सदन के अंदर भेज दिया जाएगा। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व, और जो जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं इन संसदीय समितियों के अंदर सभी को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, सभी दलों को। और इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। लघु विधायिका, लघु विधायिका, लघु विधायिका किसको कहा जाता है भाई, ध्यान में रखना। विधायिका को तो किसको कहा जाता है, संसद को। और लघु विधायिका किसको कहा जाता है, संसदीय समितियों को। संसदीय समितियों को किनको कहा जाता है, संसदीय समितियों को लघु विधायिका कहा जाता है। छोटी संसद कहा जाता है। कहने का मतलब अपने छोटी संसद किसको कहते हैं, संसदीय समितियों को। और संसद और बड़ी, जो बड़ी छोटी विधायिका किसको कहते हैं, संसदीय समिति। और बड़ी विधायिका किसको कहते हैं, संसद को। साधारण सी बात है, क्योंकि संसद के अंदर भी विचार विमर्श होता है और संसदीय समितियों के अंदर भी जो विधेयक होता है उसके ऊपर सारा विचार विमर्श किया जाता है और फिर संसदीय समितियां उस विधेयक को सदन के अंदर प्रस्तुत करती हैं। तो इस कारण से जो संसदीय समितियों को लघु विधायिका या छोटी संसद कहा जाता है, यह कानून निर्माण की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। जो ये कानून निर्माण की कौन सी, दूसरा चरण, यह है कानून निर्माण की प्रक्रिया का, कानून निर्माण प्रक्रिया का क्या है, ये दूसरा चरण है। अब बात हमारे दिमाग में आती है पहला चरण कौन सा है। पहला चरण वही है भाई जो मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद में विधायक का प्रारूप बनने का काम शुरू हो जाता है और जिसके अंतर्गत क्या होता है, उस विषय से संबंधित जो मंत्री सदन के अंदर जो विधेयक प्रस्तुत करता है उसका प्रारूप प्रस्तुत, वो प्रथम चरण है। दूसरे चरण के अंतर्गत संसदीय जो समितियों के अंदर विचार विमर्श होता है वो संसद की जो विधेयक निर्माण की जो प्रक्रिया का दूसरा चरण कहलाता है। तो यह है इस प्रकार से दूसरा चरण। और तीसरा और अंतिम चरण, विधेयक निर्माण में 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण जिसके अंदर विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा पहले चरण में, दूसरे चरण के अंदर संसदीय समितियों के द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा, और तीसरे चरण, 3 चरण होते हैं या फिर तीसरा और अंतिम चरण बोल सकते हैं। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। सदन के अंदर क्या किया जाता है, मतदान, उसके पक्ष और विपक्ष के अंदर मतदान होता है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। क्या होता है, तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। तीसरे और अंतिम चरण में विधेयक पर मतदान होता है। क्या होता है, विधेयक पर मतदान होता है कि उसके पक्ष में और विपक्ष में मत डाले जाते हैं।
जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा, जो कोई सामान्य विधेयक है, यदि एक सदन, कोई सा भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई विधेयक, जब कोई सामान्य विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है तब दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। पहले जैसे मान लो लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा में, राज्यसभा ने पारित कर दिया तो लोकसभा में, कोई सामान्य विधेयक दोनों सदनों के अंदर चलेगा तो दूसरे सदन में, और जैसे इस सदन के अंदर 3 चरण होंगे तो दूसरे सदन के अंदर भी उन्हीं 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा उस विधेयक को। दोनों के अंदर 3-3 चरण होंगे तो दूसरे सदन में भी, जो पहले सदन के अंदर, चाहे किसी भी सदन के अंदर, राज्यसभा में यदि 3 चरण हो गए तो लोकसभा में, लोकसभा में हो गए तो राज्यसभा में, मतलब उसी प्रक्रिया जो एक सदन के अंदर जितने चरण चले हैं वही चरण सारे के सारे दूसरे सदन के अंदर भी चलेंगे। तो उसी प्रक्रिया से उस विधेयक को गुजरना पड़ेगा। किसी विधेयक को लागू होने के लिए दोनों सदनों में, कोई भी विधेयक को लागू होने के लिए दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। दोनों सदनों से उसको स्वीकृति मिलनी चाहिए, दोनों सदनों के द्वारा वो पास होना चाहिए। लेकिन यदि विधेयक लेकिन प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाए, मान लो एक सदन के अंदर विधेयक पारित हो गया, पास हो गया, दूसरे सदन में जाकर के वो पारित नहीं हुआ, उसको स्वीकृति प्रदान या पास नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। किसके द्वारा बुलाया जाएगा भाई? संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा। उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, बुलाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और फिर क्या किया जाएगा कि कोई बात को लेकर के विधेयक के अंदर किसी विचार विमर्श के आधार पे एक सदन में पेश हो गया, दूसरे ने पेश नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में मतभेद हो जाएगा दोनों सदनों में। तो ऐसी स्थिति में दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और उस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने का उसका प्रयास किया जाता है। और तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। निर्णय हमेशा ही लोकसभा के पक्ष में जाएगा, क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होने के कारण उसके पक्ष में जाएगा। लेकिन धन विधेयक के मामले में पुनः एक बार देखो, धन विधेयक के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि सारे विधेयकों को छोड़कर के सारे विधेयकों के अंतर्गत दोनों सदनों को लगभग बराबर शक्तियां उसके क्षेत्र, परंतु धन विधेयक के मामले में लोकसभा पावरफुल है। लेकिन देखो, धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है धन विधेयक में, लोकसभा तो पावरफुल है क्योंकि पेश ही लोकसभा भी किया जाएगा धन विधेयक। तो क्या है कि धन विधेयक के मामले में जो राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधित कर सकती है, उसको संशोधन के साथ में प्रस्तावित कर सकती है कि भाई ये मैं संशोधन करवाना चाह रहे हैं। अब वो माने नहीं माने वो लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन धन विधेयक को स्वीकार नहीं कर सकती है। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी धन विधेयक को, और इसके अलावा जितने विधेयक उनको सबको अस्वीकार कर सकती है, परंतु धन विधेयक को वो अस्वीकार नहीं कर सकती है। कौन सी? राज्यसभा। लोकसभा तो पावरफुल है धन विधेयक के मामले, क्योंकि धन विधेयक पेश ही लोकसभा के द्वारा किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो लेकिन धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। कौन? राज्यसभा। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर उस पर कोई निर्णय नहीं ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। 14 दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं ले जाए राज्यसभा तो वो लोकसभा के द्वारा पारित हुआ मान लिया जाता है या राज्यसभा के द्वारा पारित हुआ मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा, तो विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। जब जो धन विधेयक है उसके मैटर में जो राज्यसभा ने जो प्रस्तावित संशोधन मांगे हैं कि भाई इनमें ये थोड़ा सुधार हो जाए, संशोधन हो जाए इस विधेयक में, धन विधेयक में, तो उनको माने नहीं माने किसके ऊपर निर्भर करता है? लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। अब लोकसभा उन सुझावों को मान भी सकती है, उन सुधारों को, और नहीं भी मान सकती है, लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 109 के अंदर। किसमें? संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है।
क्या है, विशेष प्रक्रिया को धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 109 के अंदर किया गया है। इसी प्रकार से जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा, चाहे कोई भी धन विधेयक को छोड़ करके, इसके अलावा धन विधेयक के मामले में लोकसभा पावरफुल है, राज्यसभा कमजोर है, जबकि इसके अलावा जो भी सामान्य विधेयक हैं, संविधान संशोधन विधेयक है, जो इसके अलावा सरकारी विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक है, इन सब के मामले में क्या है, दोनों सदनों से पारित यदि कर दिया जाता है उसको, उस विधेयक को, तो फिर क्या होता है, उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है उस विधेयक को, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में वो विधेयक नहीं रहता है, फिर वो किस में बदल जाता है, कानून के अंदर बदल जाता है। इस प्रकार से संसद के द्वारा कानून निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया हमारी समझ में आ गई होगी शायद, साधारण सी बात है। इसके अंदर 3 चरण होते हैं, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए धन विधेयक को छोड़ करके सभी विधेयकों के लिए, और दोनों सदनों से उन तीनों राज्यसभा में भी तीनों चरणों से गुजरना चाहिए, लोकसभा में तीनों चरणों से गुजरना चाहिए। किसी बात को लेकर के दोनों में यदि सुधार पर मतभेद हो जाता है उस विधेयक से संबंधित, दोनों को संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, और राष्ट्रपति का बुलाने के बाद में उसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, और उसमें लोकसभा के पक्ष में जाता है वो, ये बात भी हमारे सामने आ गई है। तो इस प्रकार से ये तीनों चरणों से गुजरने के बाद में जब उसके ऊपर दोनों सदनों से स्वीकृति मिल जाती है उस विधेयक को, तो वो विधेयक कहाँ चला जाता है, राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति की जब स्वीकृति दे देता है तो विधेयक किस में बदल जाता है, वो कानून में। तो इस प्रकार से कानून संसद के द्वारा तैयार किया जाता है, यह कानून बनाने की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से हमने आज चर्चा की कि संसद कानून कैसे बनाती है, सारी बातों के बारे में अपन ने चर्चा की। इसी के साथ में कल हम चर्चा करेंगे कि संसद है वो कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।